बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने हिंदी का पहला चैप्टर जलियांवाला बाग में बसंत पढ़ा था। उसके भावार्थ को समझे थे और 8 लाइन की कविता भी लिखे थे और उसे लर्न करने को दिया गया था। इसके साथ ही साथ शब्दार्थ भी करवाया गया था। चलिए अब उसके आगे समझते हैं। बुक में जो ये एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे समझेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज सिर्फ समझना है और यदि बुक में फिल नहीं है तो इसे फिल कर लेना है, क्योंकि काफ़ी लोग के पास पुरानी बुक ही होगी कि नई बुक अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो पुराना बुक होगा, भरा होगा तो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। राइटिंग गंदी होगी तो उसे इरेज करके फिर से लिखिएगा और कोई चीज़ गलत होगा तो उसे भी सही कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं पहले पार्ट का अगला एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे दिया है मौखिक अभ्यास, ऊपर लिखा हुआ है। पहले चैप्टर का ये अभ्यास है और लिखा हुआ है मौखिक, तो यानी इसे मौखिक तौर पे बोलना है। पहला है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको सिर्फ मौखिक यानी बोल करके शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है। तो पहला शब्द जो है आपका भ्रमर, दूसरा शब्द है कंटक, तीसरा शब्द है शुष्क, चौथा शब्द है ऋतुराज और फिर आपका पांचवा शब्द है गुंजार, छठवां शब्द है सुगंध और इसी प्रकार से अगला शब्द है स्मृति और अगला शब्द है अश्रु। उसके बाद में एक्सरसाइज खा दिया है मौखिक में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में काले काले कीट किसका भ्रम उपजाते हैं? तो चूँकि कविता आप लोगों ने पढ़ी थी और उसमें दिया हुआ था कि काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। भ्रमर का यानी कि भौरे, भ्रमर मीन्स क्या होता है? भौरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग में काले काले कीट किसका भ्रम उपजाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर का। बगल में ऐसे पेंसिल से एक दो शब्द का आंसर लिख लेना है भ्रमर का, क्योंकि जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मौखिक तौर पे आपको जवाब देना रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि कवित्री किससे धीरे से आने के लिए कह रही है? तो पूरे चैप्टर में वसंत की चर्चा की गई कि वसंत से वह प्रार्थना करती, अनुरोध करती है कि जब भी आना तो धीरे से आना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वसंत से। कवित्री किससे धीरे से आने के लिए कह रही है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो वसंत से। फिर तीसरा क्वेश्चन है मौखिक में, इस कविता की रचना किसने की है? तो जो कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता की रचना किसने की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसको ऐसे ही बुक में बगल में लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में नहीं करना है। फिर हम अगले एक्सरसाइज पे आएंगे जो कि लिखित है और इसे भी बुक में ही फिल करना है। फिल होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं फिल होगा तो फिल कर लीजिएगा और यदि कहीं कोई चीज़ गलत होगा तो उसे एक बार मिला के चेक कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें का एक्सरसाइज सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न पूछा जाएगा, तीन विकल्प दिए हुए हैं, तीनों में से जो विकल्प सही होगा उसके बगल में जो गोल घेरा बना वहाँ पर आपको सही टिक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि जलियांवाला बाग में शोर मचाते हैं। तो जलियांवाला बाग में कौन शोर मचाता है?
कोयले, काक, तोते। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? काक। फिर अगला है ऋतुराज शब्द का अर्थ है। तो ऋतु और राज यानी कि राजा। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा। और ऋतुराज, वसंत को भी ऋतुराज कहा गया है क्योंकि वसंत एक ऋतु है और सभी ऋतुओं में वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो इसलिए इसका दोनों अर्थ हो जाएगा, ऋतुओं का राजा भी होता है और वसंत भी होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्यारा बाग सना पड़ा है। तो प्यारा बाग किससे सना पड़ा था, किसकी चर्चा की गई थी? तो वहाँ पे चर्चा की गई थी कि हाँ, काफ़ी लोगों की हत्या कर दी गई थी और निर्दोष लोग मारे गए थे। तो जो प्यारा बाग था किससे सना पड़ा था? खून से। फिर अगला है कि कोयल से राग गाने के लिए कहा गया है। अब कोयल से किस प्रकार का राग गाने के लिए कहा गया था? कवित्री ने किस प्रकार से कहा था कि कोयल किस प्रकार से राग अलापेगी या गाएगी? मिलन का या रोने का या प्रेम का? तो कहीं ना कहीं चैप्टर में दुख की बात है, कष्ट की बात है, तो मिलन का होगा नहीं, प्रेम का भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? कैसा राग? रोने का राग। अब अगला एक्सरसाइज जो है खा, कविता की दी गई अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे दिया है यहाँ कोकिला नहीं। अब हमें क्या भरना है? काक हैं शोर मचाते, काक हैं शोर मचाते। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा काक हैं शोर मचाते। ये आपकी बुक में भी दिया है, कविता में दिया हुआ, आप देख के भर सकते हैं। काले काले कीट, कीट भर देंगे। भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियाँ, कलियाँ भर शब्द भर देंगे। कलियाँ भी अध खिली मिली है कंटक कुल से। यदि इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा तो कविता देखिएगा, कविता में क्लियर होगा कि मिली है कंटक कुल से, और शब्द सही ढंग से भर दीजिएगा। वह पौधे वह पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, ये भर दीजिएगा। अब अगला एक्सरसाइज देखेंगे, दूसरा, कोमल बालक मरे यहाँ। आगे भर देंगे हम क्या? गोली खा खा कर। क्या खा खा के मरे थे? गोली खा खा कर, और बीच में योजक चिन्ह होगा। कलियाँ शब्द भरेंगे, उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे शब्द भरेंगे। हृदय भी छिन्न हुए हैं। अपने प्रिय परिवार शब्द भर देंगे। देश से भिन्न हुए हैं। अगला एक्सरसाइज गा जो है उसमें बताया जा रहा है कि जिन पंक्तियों का निम्नलिखित अर्थ है उन्हें लिखिए। एक पहला दिया हुआ है, जिन बालकों ने यहाँ गोलियाँ खाकर अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए जिन बालकों ने यहाँ गोलियाँ खाकर अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए थोड़ी कलियाँ लाकर गिराना। तो ये जो बात कही गई है कि जिन बालकों ने यहाँ गोलियाँ खाई हैं, खाकर अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लिए थोड़ी कलियाँ लाकर गिराना। तो ये जो बात कही गई है वो किस पंक्ति में कही गई है? तो ये जो बात कही गई है वो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, और कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। इसी प्रकार से
आप लिख देंगे कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, और कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। ये जो बात कही गई है वो इन पंक्तियों में कही गई है। फिर दूसरा है कि यहाँ सब कुछ करने के लिए धीरे से आना है, क्योंकि यह शोक स्थान है और इसलिए शोर मत मचाना। ये बात किन पंक्तियों में कही गई है? तो ये बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। ये भी कविता की लास्ट पंक्ति है कि सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। देखिए कविता की पंक्ति में ये बात कही गई है कि सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, और यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। फिर ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है इसे मैं अभी सेंड करूँगी लिख करके, प्रश्नोत्तर दोनों। तो ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है का एक्सरसाइज, वर्णनात्मक प्रश्न का एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज खा, इन दोनों का मैं प्रश्न उत्तर अभी लिख करके सेंड करूँगी। तो इससे आप लोग को वर्ड मीनिंग के तुरंत बाद इसे कॉपी में करना है। बाकी जो एक्सरसाइज मैं समझा रही हूँ ये बुक में ही फिल रहेगा। आगे देखते हैं भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में दिया है कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जब अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अनेक शब्द है, जो नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द आपका पहला दिया है कि जो कली आधी खिली हो। कितने शब्द हैं? देखिए 1 2 3 4 5, तो अनेक शब्द हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है कि आधी खिली। अब आधी खिली एक शब्द में ही जो अर्थ ये कई शब्द दे रहे हैं वही अर्थ ये एक शब्द दे रहा है। तो इसके लिए कहा गया कि जो कली आधी खिली हो उसे हम क्या कहते हैं? तो एक शब्द में उसका आंसर है कि आधी खिली कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि देश के लिए कुर्बान हुआ वीर। तो देश के लिए जो वीर कुर्बान होता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? शहीद। अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। फूल से निकलने वाली गंध, जो फूल से अच्छी गंध ही निकलती है, तो उसके लिए हम सुगंध का प्रयोग, मतलब होता है अच्छी, और गंध मतलब खुशबू, जिसमें से अच्छी खुशबू निकले। तो फूल से निकलने वाली गंध के लिए एक शब्द हो जाएगा सुगंध। और समस्त ऋतुओं का राजा कौन है? समस्त ऋतुओं का राजा के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऋतुराज। अब देखिए दिया हुआ है कि जो शब्द, अगला एक्सरसाइज है कि जो शब्द प्रायः सुनने में या उच्चारण में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से वह अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें जब बोला जाता है तो ऐसा लग रहा है कि एक ही शब्द का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब नीचे दिए गए शब्द युग्मों का, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुल। कुल दो शब्द दिए हुए हैं, कुल और कूल। कहीं ना कहीं कुल कूल सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है। हम बोलते हैं कुल और कूल। तो कुल मिस होता है वंश, और कुल शब्द का एक मीनिंग और होता है जिसे हम कहते हैं पूरा या सारा। तो यहाँ पे कुल मतलब वंश। अब कुल शब्द का प्रयोग करते हुए, क्योंकि अर्थ क्लियर हो गया कि कुल वंश, तुम किस कुल के हो, किस वंश में आपका जन्म हुआ है, तो कुल मतलब वंश होता है। तो आपको इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि श्रेष्ठ लोग अपने कुल की मर्यादा का सम्मान करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही सेंटेंस लिखें,
आप लोग अपने मन से भी कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, बस वही हो कि जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सही हो और उसमें कुल का प्रयोग हो जिसका मीनिंग वंश हो। दूसरा है कूल, तो कूल मीन्स होता है किनारा। अब हम कूल वर्ड का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए हैं कि यह नदी का कूल है, मतलब ये नदी का किनारा है। फिर दूसरा है भ्रम और भ्रमर। देखिए ऐसा लग रहा है कि एक ही है, लेकिन पहले शब्द को हम पढ़ेंगे भ्रम, और भ्रम मीन्स क्या होता है, संदेह। अब हम भ्रम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। मुझे यहाँ पे संदेह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भ्रम होना चाहिए। यहाँ पे संदेह बच्चों हटा दीजिएगा, अगर आपको यही लिखना होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा मुझे भ्रम है, क्योंकि हमें भ्रम शब्द का मीनिंग तो संदेह है, लेकिन हमें भ्रम का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। तो मुझे भ्रम है कि चोरी इसी ने की है। आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं भ्रम शब्द का प्रयोग करते हुए। अगला शब्द है भ्रमर, तो भ्रमर मीन्स घूमना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके चैप्टर में भ्रमर शब्द आया है उसका मतलब होता है भौरा। भ्रमर मीन्स भौरा। तो यहाँ पे वाक्य आपका बनेगा कि पुष्पों मतलब फूलों पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। देखिए बच्चों, अब आपका अगला पॉइंट है तीसरा, जिसमें दो शब्द दिया है मत और मात। तो मत मीन्स होता है विचार, कि आपका क्या मत है, जिसे कहते हैं आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है। और दूसरा शब्द है मात मीन्स होता है हरा देना, उसने उसको मात दे दिया। अब मत मीन्स होता है विचार। यहाँ पे वाक्य प्रयोग किया गया है, सभी को अपने मत रखने की स्वतंत्रता है, अर्थात सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। मात हरा देना, तो मात शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण किया गया है, राम ने सोहन को दौड़ में मात दे दिया, होना चाहिए दे दिया। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए। अब अगले एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज का जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ये शब्द दिया हुआ है पराग, कथा, वायु, प्यारा, उपहार। तो इन सारे शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। अब देखिए वर्ण विच्छेद करना है। पहला शब्द जो है आपका वो है पराग। तो ये आप क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में पढ़ चुके होंगे कि जो व्यंजन अक्षर होते हैं वो आधे होते हैं, उनका पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और पूरे व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन्हें बोलने के लिए आ की मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो अगर हम आ की मदद ना लें तो वह जो व्यंजन अक्षर जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पराग शब्द दिया हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद किया गया है, तो पा है। अब पा में से, क्योंकि पा आ के सहयोग से हम पा उच्चरित करते हैं, और जब पा से हम आ हटा देते हैं तो क्योंकि पा आधा हो जाता है और उसको आधे के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसके नीचे हल लगा देते हैं। जब किसी अक्षर में हल नीचे लग जाता है तो वह अक्षर आधा माना जाता है। तो यहाँ पे चूँकि ये जो पा है वो आधा अक्षर है, और इसका क्योंकि इसका आ निकाल कर इस वर्ण विच्छेद करना है तो आ को अलग करके यहाँ पे रखा गया है, तो पा प्लस आ। अब देखिए रा है, तो रा पे बड़ा का मात्रा है, तो रा पे बड़ा का मात्रा है, तब रा से जब अगर बड़ा का मात्रा अलग हो जाएगा तो रा जो है अपने आप में आधा हो जाएगा। तो इसको आधे के रूप में व्यक्त करने के लिए रा के नीचे हल लगा दिया गया है। अब देखिए, और आ को हटा करके फिर उसके बगल में लिखा गया है, क्योंकि रा में देखिए रा पे बड़ा का मात्रा था, तो रा प्लस बड़ा आ हो गया, और प्लस गा, तो गा भी आधा लिखा गया, गा में हल लगा दिया गया, आधा हो गया, और इसका आ निकल गया, फिर इधर लिख दिया गया। इस तरीके से पा, आ, रा,
आ गा आ। अगला शब्द है कथा। कथा में भी का जो अक्षर है उसमें आ मिला हुआ है, तो इस तरीके से हम का से आ अलग करेंगे। तो जब का से आ अलग हो जाएगा तो का जो है वो आधा हो जाएगा, और इसको आधे रूप में लिखने के नीचे हम हल लगा देंगे। का के नीचे जब हल लग जाएगा तो वो आधा हो जाएगा प्लस आ। उसके बाद में था, और था के ऊपर कौन सा मात्रा, बड़ा आ का मात्रा है। तो था से जब मात्रा, था को जब मात्रा से रहित किया जाएगा तब था आधा हो जाएगा, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, था के नीचे हल लगा के तो ये आधा हो जाएगा, और फिर प्लस, क्योंकि बड़ा का मात्रा था इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ा। फिर अगला वर्ड जो है वो है वायु। और वायु पे देखते हैं वाह है, लेकिन वाह पे जो मात्रा है वो बड़ा का मात्रा है। तो जब हम उससे स्वर को अलग करेंगे तो वाह आधा हो जाएगा, जिसके नीचे हल लगा करके वाह को आधे रूप में लिखा गया है प्लस बड़ा। उसके बाद में आपका जो या शब्द है वायु यु, तो या में कौन सा स्वर लगा है, तो ऊ स्वर लगा हुआ है। तो या से जब हम स्वर को अलग करेंगे तो या आपका आधा हो जाएगा, उससे स्वर निकल करके बगल में उस अक्षर को लिख दिया जाएगा, उस स्वर को लिख दिया जाएगा, तो या प्लस ऊ हो जाएगा। अगला वर्ड जो है आपका वो प्यारा है। अब प्यारा, चूँकि यहाँ पे जो पा अक्षर है वो अपने आप में पहले से ही आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, तो ये जो पा है वो स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो पा को हम आधे रूप में हल लगा करके आधे रूप में लिख देंगे, और प्लस उसके बाद फिर तुरंत क्या आ जाता है, या आ जाता है। तो या को लिखेंगे, और या पे बड़ा आ का मात्रा है, तो या को जब स्वर रहित करेंगे तो बड़ा हट करके यहाँ पे हो जाएगा, या अपने आधे रूप में इस तरीके से नीचे हल लगा के लिख देंगे प्लस आ। उसके बाद में रा है, रा पे भी बड़ा का मात्रा है, तो रा में भी नीचे हल लगा देंगे जिससे कि वो आधा हो जाएगा, और प्लस फिर मात्रा को अलग करके लिख देंगे अक्षर के रूप में बड़ा आ। अगला वर्ड जो है उपहार है। उपहार में देखिए छोटा ऊ, क्योंकि ये स्वर है, और स्वर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो क्योंकि जो ऊ है वो क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, तो ये स्वर है, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी चीज़ मतलब किसी और अक्षर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऊ है तो हम ऊ को ऐसे लिख देंगे, इसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, और प्लस आपका फिर आप आ जाता है पा। तो पा में आ मिला हुआ, पा जो पा का उच्चारण आ के सहयोग से करते हैं, तो पा से जब आ अलग होगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और फिर पा को आधे रूप में हल लगा के ऐसे लिख देंगे, आधा पा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में हाँ है, और हाँ में क्या मिला हुआ है, बड़ा मिला हुआ है, यानी बड़ा आ स्वर मिला हुआ है, तो हाँ को आधे रूप में लिखेंगे, नीचे हल लगा देंगे, और प्लस बड़ा आ को अलग कर देंगे। रा है, तो रा में क्योंकि आ मिला हुआ है तो रा के नीचे हल लगा देंगे, और प्लस आ लिख देंगे। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये सारे अभ्यास समझ में आ गए होंगे। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछेंगे। हाँ, सबसे नीचे जो देखिए रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, तो ये जो रचनात्मक कार्य है इसका जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए व लिखिए। तो उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है और उसके बाद में लिखना है 5-6 लाइन में। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, ऑडियो सुना होगा जो पिछले क्लास में हम भेजे थे, तो कविता को पढ़ाने से पहले हमने वो समझाया था उसके बारे में कि कहाँ है, कैसे ये सब घटना घटित हुई। तो उसके बारे में अगर ध्यान से सुने होंगे, या अगर होगा वीडियो पढ़ा होगा तो फिर सुन लीजिएगा, तो उसको सुन करके आप इसे लिख सकते हैं। फिर जो खा प्रश्न है रचनात्मक में, वो है कि वसंत ऋतु से संबंधित कोई अन्य कविता अपनी कक्षा में सुनाइए। तो कोई अन्य कविता आप लोग अपना गूगल पे सर्च करके कोई अन्य कविता याद करिएगा, और जब स्कूल खुलेगा तब मुझे सुनाइएगा। कॉपी में शब्दार्थ के बाद फिर से समझ लीजिए, कॉपी में 8 लाइन की कविता, उसके बाद शब्दार्थ, और उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न का एक्सरसाइज का, और उच्च स्तरीय प्रश्न खा। यही करने हैं, बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करने हैं।
साफ एवं सुंदर लिखिएगा। अभी हम कुछ ही देर में आपको प्रश्नोत्तर भेज रहे हैं।